बेस्ड मूवी को, जिसका नाम है द लिटिल मर्मेड। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साइलेंट के ऊपर बेस्ड है। देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही में तो कहानी की तो शुरुआत में चलिए शुरू आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हमें आर्कियोलॉजिस्ट एरिक और उसकी टीम साउथ अमेरिका के एक रिमोट इलाके में एक्सकवेशन के काम कर रहे होते हैं। तब उनको एक एशियन टेम्पल के रेमेन मिलते हैं। ये टेम्पल कम से कम 10,000 साल पुराना माना जाता है। इस डिस्कवरी को देख करके एरिक और उसकी टीम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई तेज़ होने लगती है, वहाँ के लोकल क्रूज आने लगते हैं और उनको खुदाई रोकने की धमकी देती है। एरिक उनसे थोड़ा सा समय मांगता है और वादा करता है कि अगर उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है तो वो खुदाई रोक देंगे, लोकल टूरिज्म का डेवलपमेंट करेंगे। और ऑफिसर ने इस बात को मान लिया और वो वहाँ से चला गया। और दूसरी ओर हमें अरेबियन सी के दो फिशरमैन फिशिंग करते हुए थे। तभी उन्हें एक ट्रैप में एक बड़ा सा क्रेचर आ जाता है। जब उनको वो वहाँ से बाहर निकालता है तो देखता है कि वो एक आम मछली नहीं थी, बल्कि एक मोमेट थी, फिर या कहे या सायरन। अब जैसे ही वो आदमी उसके करीब जाता है तो मोमेट अचानक से जाग जाती है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। वो आदमी कुछ समझ पाता है इससे पहले वो बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे मरमर की लोअर बॉडी इंसानी पैरों में बदलने लगती है। अब दूसरी तरफ यह आदमी देख कर के बहुत घबरा जाता है और उसके अपने गन को निकालता है और उस मरमेड के अपनी आवाज़ के जादू में तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एशियन फोकलोर के ऊपर बेस्ड मूवी, जिसका नाम है लिटिल मर्मेड। मूवी काफ़ी अच्छी है, साइड के ऊपर बेस्ड है। नहीं ऐसा नहीं है, सब एक मूवी से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली है एशियन फोकलोर के ऊपर बेस्ड एक सायरन की मूवी, जिसका नाम है द लिटिल मर्मेड। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट एरिक और उसकी टीम साउथ अमेरिका के एक रिमोट इलाके में एक्वेशन का काम कर रहे होते हैं जब उनको एक एशियन टेम्पल के रिमेन मिलते हैं। ये टेम्पल कम से कम 10,000 साल पुराने माना जाता है। इस डिस्कवरी को देख करके एरिक और उसकी टीम बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई तेज़ होने लगती है, वहाँ के लोकल क्रूस आ जाता है। उन्होंने खुदाई रोकने की धमकी दी। एरिक ने उनसे थोड़ा सा समय मांगा और वादा किया कि अगर उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है तो वो खुदाई रोक करके लोकल टूरिज्म का डेवलपमेंट करेंगे। और ऑफिसर ने इस बात को मान करके वहाँ से चला गया। तो दूसरी ओर हमें अरेबियन सी में दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके ट्रैप में एक अचानक से बड़ा सा क्रेचर आ जाता है। तभी उन्होंने उसको बाहर निकाल कर देखते हैं तो एक आम मछली नहीं थी, बल्कि वो एक मर्मेड थी, या फिर कहे एक सायरन। जैसे ही एक आदमी उसके करीब जाता है तो मोमेड अचानक से जाग जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वो आदमी कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे मोमेड की लोअर बॉडी इंसानी पैरों में बदलने लगती है और दूसरा आदमी ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसने अपनी गन निकाली, लेकिन मोमेड ने अपनी आवाज़ से उससे ऐसा जादू बोला कि वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर अब रात में एरिक अपने दोस्त को ऐश के फ़ोन करता है और उसे हेल्प मांगता है। दरअसल में उसे इस जगह में बहुत उम्मीद थी, मगर वो चाहता था कि एशली भी यहाँ पर आए और सब देखे। अब फ़ोन कॉल करने के बाद में एरिक सो जाता है। उसे सपने में एक एशियन टेम्पल मोमेंट दिखाई जाती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। खैर सुबह एक एंटिक शॉपकीपर एरिक से मिलने आता है। उसके पास एक एंटिक्स आइटम होता है जो काफ़ी यूनिक थी। दरअसल वो एक फॉरेन वूमन यानी अरोरा ने बेची थी। शॉपकीपर चाहता था कि वो एरिक उसकी असली वैल्यू बताए। जब एरिक ने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो हैरान हो गया। आइटम्स में एक एशियन स्पेनिश क्राउन यानी 1917 यानी 17th सेंचुरी के गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के थे। एरिक को समझ आ गया था कि यह आइटम बहुत ज़्यादा कीमती है और किसी बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी हो सकती है। उसने वो शॉपकीपर से कहा कि अगर वो लेडी फिर से उसे मिले तो उसके संपर्क करने की कोशिश करे। खैर अब कुछ दिन के बाद में एक्सवेशन के दौरान में एरिक की टीम ने एक
स्टैचू ढूंढ निकाला जो कि क्राउन पहने हुए था और उसके पास एक एशियन सी गॉड का स्टैचू भी था। एरिक इससे काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। उसने फैसला किया कि अब इक्वेशन भी गहना करेगा यानी समुद्र के अंदर तक। अब आर्ची को उसका असिस्टेंट होता है, वो उसको वार्निंग देने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगेगा। लेकिन एरिक अब किसी की हालत में मिस्ट्री की गुत्थी तक सॉल्व करना चाहता था। अगर यह टेम्पल एरिक अब किसी भी हालत में इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था। अगर ये टेम्पल समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाता है तो ये डिस्कवरी वर्ल्ड फेमस हो सकती थी। अब एक दिन लेडी शॉप में आती है और बातें करने लगती है। वह पता चलता है कि उसका नाम अरोरा है और वो शॉपकीपर उसको बताता है कि उसके दिए हुए आइटम बहुत ही कीमती है। उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया तब उसने ये सुना कि एरिक असल में एक सबमर्ज एशियन टेम्पल एक्सप्लोर कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रही है। एरिक उससे मिलने के लिए भी रेडी हो जाता है। रात में एरिक और अरोरा मिलते हैं। जैसे ही एरिक उसको देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अब बातों ही बातों में अरोरा बताती है कि वो आइटम्स उसने बेचे थे वो उसके पिता के थे जो कि फेमस कलेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक बेकार चीज़ें थी। ये सुनकर एरिक सरप्राइज हो गया था कि उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अरोरा की खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत इम्प्रेसिव लगती है। खैर वह बातें करते हैं। वह अरोरा एरिक के समुद्र में एग्जीबिशन के बारे में पूछते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के एरिक ने उसको सब कुछ बता दिया। अब जैसे जैसे रात बीतती है उन दोनों में बीच में एक नया रिश्ता बनने लगता है। लेकिन एरिक को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसने अरोरा को कहीं तो देखा हो, लेकिन कहाँ पर कि उसको याद नहीं आ रहा होता है। खैर अब खाना खाने के बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही एरिक सोने के लिए आँख बंद करता है तो एक सपना देखता है। वो एक खूबसूरत मरमेड को समुंदर की तरह तैर रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। और अगली सुबह एरिक ने अपनी ड्राइविंग गियर पहनी और अपनी टीम के साथ समुद्र में उतर गया। जैसे ही वो काफ़ी गहरा था उसे परछाई दिखी जो एक मरमेड की जैसी लग रही थी। डर के मारे एरिक और उसकी टीम तुरंत ही वापस लौट आए। जब उसने अपने असिस्टेंट आर्ची को बताया तो आर्ची ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब कैमरा में फुटेज देखते हुए वो वहाँ से ब्लरी सी इमेज आती है जो कि मरमेड जैसी थी। अब एरिक को सब देख करके शॉक में था। उसने गौर से देखा तो वो एक अजीब सी बात समझ आती है कि वो मरमेड किसी जानी पहचानी सी लग रही थी। जब उसने ध्यान से नोटिस किया तो वो बिल्कुल अरोरा जैसी थी। अब जैसे ही एरिक को समझ आता है तो वो और अरोरा और मरमेड एक जैसे दिखते हैं तो बिना किसी देरी किए वो उससे मिलने चला जाता है। अब जैसे ही ये बात अरोरा को बताई तो वो हंसने लगे। बोली कि एरिक तुम मजाक कर रहे हो राइट। अरोरा अपनी खूबसूरती मात्र पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे मरमेड की जरा डिस्क्राइब किया तो ये सुनकर के वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन एरिक को खाने के लिए इनवाइट कर लेती है, यानी कि वो ऐसा दिखा रही थी कि जिससे कि खाली एरिक ही उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हो। ये मरमेड वाली बात बिल्कुल झूठी थी। अब दूसरी ओर एरिक एग्जीबिशन साइट में वापस आता है और वहाँ क्रू के उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब वो खुदाई नहीं कर सकता। ये सुन करके एरिक बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने क्रू को ऑलरेडी काफ़ी पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से निकाला जा रहा था। मीनवाइल रात में एरिक अरोरा के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी परेशान सा था। जब अरोरा ने इस चीज़ का कारण पूछा तो एरिक ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अरोरा ने एक शॉकिंग बात कही कि मैं खुद इस ज़मीन को खरीद लूँगी ताकि तुम्हारी खुदाई ना रुक पाए। अब एरिक दंग रह जाता है। उसने तुरंत ही इस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि वो अपना काम किसी और के पैसों पे नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी अरोरा ने एक बड़ा राज खोला। मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आ गए थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट थी। तो खैर अजीब सी स्पार्क उन दोनों के बीच में जाग उठता है। लेकिन एरिक को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अरोरा के घर में एक समुद्री मॉन्स्टर छुपा हुआ था। खैर और जैसे ही एरिक सो जाता है अरोरा चुपके से रूम से निकल जाती है।
यानी कि इंटीमेट होने के बाद में सीधा क्रूक के पास पहुंच जाती है। वहां से उसने अपनी हिप्नोटिज्म आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए क्रूक को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसने सारी खुदाई की परमिशन भी ले ली थी। खैर अगली सुबह एग्जीबिशन के साइट पे एरिक का पुराना दोस्त ऐश आ जाता है और उसी दिन एग्जीबिशन के दौरान एशियन कॉपर सील भी मिलती है। ऐश ने उस पर लिखी हुई थी मिस्टिक लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा और एक शॉकिंग डिस्कवरी करी। ये डिफेंस मंत्र था, एक इंचेंटिंग जो 17वीं सेंचुरी में एक ईवल फोर्स को रोकने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल करा गया था। फिर तभी अरोरा वहाँ पहुँचती है और एरिक की तरफ देख करके चिलिंग सी स्माइल देती है और कहती है कि ये ज़मीन अब हमारी है। अब तुम किसी भी और कहा कि अब ये ज़मीन हमारी है, अब तुम बिना किसी इंटरप्शन के खुदाई कर सकते हो। एरिक इससे काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन एशले की आंखों में शक था। उसने एरिक से कहा कि अरोरा एक मिस्टीरियस वूमन है। एरिक, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर अचानक मौसम बदल जाता है, तेज बारिश होने लगती है। अजीब सी आवाज़ आसमान में गूंज उठती है। तभी उसी वक्त एरिक की टीम टेम्पल के मेन एंट्रेंस मिल गई थी। अब एशलेट ने सजेस्ट किया कि बुरे मौसम की वजह से एग्जीबिशन को रोक दिया जाए और सभी डिसाइड करते कि वो आज पास के होटल में जाकर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। एरिस काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन एशले चुपचाप बैठा था। उन्हें इस सुपरस्टिशन पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो जानता था कि दुनिया में कई खतरनाक राज छुपे होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अरोरा के ऊपर उसे शक था। उसने एरिक से एक बात कही थी कि एशियन मिस्टिकल फैंटेसीज के लोग अमीर और पावरफुल होते थे। हो सकता है अरोरा भी ऐसी किसी ग्रुप से जुड़ी हुई हो, लेकिन एरिक ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वो बताता है कि अरोरा को ना पैसे से लेना देना है और ना ही किसी खजाने से और ना ही उसे खुदाई में। वो तो खाली ऐसा कर रही है, वो तो बस उसके लिए ऐसा कर रही है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित है, बस इतनी सी बात है। अब ऐश हार मान करके रूम में चला जाता है और रात में एशले कॉपर सील बहुत ज़्यादा डीप एग्जामिनेशन करता है। जैसे ही उसने इलिप्शन को पढ़ा तो उसका एक और बड़ा राज खुलता है कि सील के अंदर लिखा हुआ था, अगर कोई जलपरी किसी इंसान का खून पी ले तो वो इंसानी फॉर्म ले सकती है। जलपरी अपनी मोहब्बत का जाल बिछा करके लोगों की आत्मा का सेक्रीफाइस करती है। अगर टेम्पल की सील तोड़ दी जाती है तो एशियन ईवल फोर्स जाग उठेगी और समुंदर के अंदर तबाही मच जाएगी। आसमान से लाल रंग का खून की बारिश होगी। एशले शॉक में आ चुका था, कहीं अरोरा एक जलपरी तो नहीं। अब अगली सुबह एग्जीबिशन दोबारा शुरू हो जाता है। एशले एरिक से पूछता है, क्या तुमने कभी पानी की चुड़ैल यानी वाटर फाउल माइथोलॉजी के बारे में सुना है? तब एशले ने पक्का तो यकीन हो चुका था कि अरोरा एक मर्मेड है और एरिक हंसकर उसकी बातों को उड़ा देता है। एशले, तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, फिर भी कोई हॉरर स्टोरी राइटर। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन चलते चलते एशले को गुस्से में एग्जीबिशन साइट को छोड़कर नियर बाय म्यूजियम में चला जाता है। उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलती है। उसने पुरानी फ़ोटो देखी और उसका दिल बहुत तेज़ से धड़कने लगता है। फ़ोटो के अंदर में वो जो लेडी थी वो बिल्कुल अरोरा जैसी दिखाई देती थी और उसके अंदर फ़ोटो की डेट होती है 1921। यानी ये कोई आम इंसान इतने लंबे समय तक जवान नहीं रह सकता। खैर अब ऐश यहाँ पर भौचक्का रह गया था। अरोरा ने यह कैसे हो सकते हैं? खैर एशली अब पूरा तरह से यकीन हो चुका था कि उसका शक सही था। अब वो बिना देर किए हुए भी एग्जीबिशन के साइड की तरफ भागने लगता है। एरिक को लगता है कि वो सब कुछ बता सके, यानी शुरुआत में मर्मेड थी वो कोई और नहीं बल्कि अरोरा ही थी, जिसने कि इंसानी खून पिया होगा और जिसने बाद में यह पक्का किया कि इंसान की तरह दिख रही थी। एनीवेज अब वो एग्जीबिशन के साइड पर ही जा रहा था, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसके सामने आता है और उसका रास्ता रोक लेता है।
और उसी वक्त अरोरा भी वहाँ पहुँच जाती है और एशली को घूरते हुए कहती है कि एरिक को मेरे बीच में बिल्कुल मत पड़ना, अगर तुमने इंटरफेयर किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एशली उसी वक्त समझदारी दिखाते हुए चुप रहता है, लेकिन उसके मन में और भी ज़्यादा शक पैदा हो जाता है कि जैसे ही वहाँ से चला जाता है, अरोरा ने अपने आदमी को यह ऑर्डर दिया है कि तुम उस पर नज़र रखो। खैर उस रात एशले ने एक बेहद खौफनाक सपना देखा। उसे देखा कि अरोरा ने एरिक को हिप्नोटिज्म कर दिया था और उसे बेहोश कर दिया था, एक तीखी छुरी से उसका सीने पे वार कर दिया था, उसका सेक्रीफाइस कर दिया। वही मास्क पहना हुआ